हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज और आज हम 2024 का 41 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 2023 का हमारा कंप्लीट हो गया है। 2024 में हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अब यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा है, TFR। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, तो ये एक वर्ष में नहीं होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट हमेशा ध्यान रखें, एक वर्ष में कभी नहीं होगा, वो एक महिला की पूरे जीवन अवधि के दौरान होती है। बी कह रहा है किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। तो अब जैसे दे रहा है कि एक दंपत्ति के जीवन काल में, तो पहली बार ये जीवन काल नहीं होगा। कहने का मतलब, अब मान लेते हैं किसी वुमेन को 15 साल मिनिमम है बच्चा पैदा करने की एज, तो वहाँ से लेकर के वो ऐसा थोड़ी नहीं कि 80 साल तक जिएंगी तो 80 साल तक, नहीं, पूरे जीवन काल नहीं। एक टाइम लिमिट होती है कि बच्चा पैदा करने की क्षमता कब से कब तक होती है, वहाँ तक वो देखेंगे उसे। और उनसे जन्मे बच्चों की संख्या, इसमें कह रहा है जीवित नहीं कह रहा है, तो जीवित भी होना चाहिए वो। फिर हमारा है सी में जन्म दर घटा मृत्यु दर। तो ये जन्म दर में से अगर मृत्यु दर को घटा दिए तो जो बच गया, क्या वो टोटल फर्टिलिटी रेट है? तो नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बेयरिंग एज। ठीक, आमतौर पर इसे 15 से 49 वर्ष माना जाता है। ठीक, तो एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो हमारा आंसर डी होगा, मतलब एक महिला की गर्भधारण आयु यानी चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उसे से जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या, जीवित बच्चों की क्या है? औसत संख्या है। ठीक है, अब हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो है, इसे अशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक, अशोधित जन्म दर क्या होता है कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जो है, यानी एक वर्ष के दौरान जीवित बच्चे की संख्या, यानी जीवित जो जन्म लिया उसकी संख्या होती है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पर ये टोटल फर्टिलिटी रेट का नहीं है, ये क्रूड बर्थ रेट का है, यानी अशोधित जन्म दर। ठीक, और यह जो है ये किसी भी वो टॉपिक से या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है कि किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। अब ये जो है जन्म दर घटा मृत्यु दर, ये जो है ये प्राकृतिक वृद्धि दर को बताता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अशोधित जन्म दर हो गया और अशोधित मृत्यु दर हो गया, तो उन दोनों के बीच के अंतर को घटा देंगे, तो वही प्राकृतिक वृद्धि दर है। कि मतलब कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लिया, कितना है वो मान लेते हैं 20 है, और मृत्यु हुआ 10 है, तो 20 में से 10 घटा दिए तो जो 10 बचा वही हो गया प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी नेचुरल तरीके से इतना नेट बचा हुआ है। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर क्या था? डी था कि एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या ही टोटल फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कुल प्रजनन दर होती है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा यानी SLR कह रहा हूँ, वो LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसका मतलब होता है इसी में आता है रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब इसी में आता है। ठीक, तो कह रहा है कि भारत में NBFC जो है भारतीय रिजर्व बैंक की LAF सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है या नहीं। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 2024 के ही कि RBI और बैंक या वित्तीय संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी, जो RBI क्या करता है, इनको रेपो और रिवर्स रेपो इन दोनों के बीच काम होती है। ठीक, तो वही LAF के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो आती है। इसे आगे चल करके डिटेल्ड में देखेंगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि चल निधि समायोजन सुविधा क्या है। ठीक, तो आप हमेशा ध्यान रखें, पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हाँ, ये मतलब अब डायरेक्ट रूप से नहीं उठाते हैं, पर इनडायरेक्ट रूप से लाभ ले सकते हैं। पर UPSC ने इसे सही किया, 2024 का क्वेश्चन जो है इसे ऑप्शन 1 को सही किया। क्यों? अब जैसे देखते हैं ये RBI है, ये बैंक है। ठीक, तो अब LAF में होता है, जैसे मान लेते हैं हम रेपो और रिवर्स रेपो का एग्जांपल ले लेते हैं
तो रेपो जैसे अब आरबीआई ने क्या किया, इसको पैसे देगा, ठीक। तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया, उसके साथ इसने ब्याज देगा, इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक। जितना तय करेगी वो आरबीआई तय करेगी, 4.5%, 5%, इस तरीके से। तो जब ये पैसा दिया तो ये पैसा बैंक क्या करेगा, लोगों को, आम जनता को ऋण देगा। तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो खर्च ज़्यादा होगा, तो इससे जीडीपी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे, ठीक। तो आरबीआई इसी के माध्यम से पैसे की संकुचन या पैसे का विस्तार करता है। कैसे, तो अगर पैसे दिया, अगर मान लेते हैं कि यहाँ इंटरेस्ट रेट कम है तो बैंक भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। अगर मान लेते हैं आरबीआई रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो है, अगर ये कह दिया कि हम 6% लेंगे तो बैंक भी तो लोगों को देगा, तो वो ज़्यादा रेट पे देगा, तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो ठीक है, तो ये होती है रेपो रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट में हम देखते हैं कि बैंक आरबीआई के पास जमा करता है, तो हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा का लाभ उठा सकती है। तो आरबीआई क्या किया, बैंक को दिया, और बैंक से जो है कुछ डायरेक्ट एनबीएफसी को ही चला जाता है। तो कह रहा है कि आरबीआई समायोजन सुविधा का लाभ तो उठा ही रहा है, पर वो इनडायरेक्ट रूप से उठा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से अभी कोई केस हुआ नहीं है, हो सकता है कोई हुआ हो, पर अभी ये इनडायरेक्ट रूप से ही एनबीएफसी जो है वो एलएएफ का लाभ उठाती है। इसको देखें अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे, तो एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी जैसे मान लेते हैं बजाज फाइनेंस को अचानक नकदी की कमी हो गई, आरबीआई ने रेपो रेट पर बैंकों को पैसा दिया। किसको, बैंक को। बैंक इस पैसे को एनबीएफसी को देता है, एनबीएफसी अपने ग्राहकों को लोन देता है या जारी रखता है। इस तरह एनबीएफसी ने एलएएफ आधारित तरलता प्रणाली का लाभ उठाया। तो कैसे हुआ, तो आरबीआई, फिर उसने दिया बैंक को, फिर उस बैंक ने किसको दिया, तो एनबीएफसी को दिया। तो इस तरीके से प्रोसेस हो रही है, डायरेक्ट आरबीआई इसको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत में जो है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी के धारक बन सकते हैं, मतलब उसमें निवेश कर सकते हैं। कि ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, हाँ तो बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो अभी हम थोड़ा जान लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, जिससे हमें समझने में हेल्प मिलेगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ये व्यापार योग्य साधन है, यानी व्यापार करने योग्य साधन है, जो दीर्घकालिक भी होती है और अल्पकालिक भी होती है। अब जैसे दीर्घकालिक और अल्पकालिक की बात करें तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक में क्या होता है कि दीर्घकालिक में 1 वर्ष से ज़्यादा का होगा, ठीक, और अल्पकालिक में जो होगा 1 वर्ष से कम का होगा। तो केंद्र सरकार क्या है, वो दोनों जारी करता है, अल्पकालिक भी और दीर्घकालिक भी, यानी 1 वर्ष से कम का भी और 1 वर्ष से ज़्यादा का भी। जो 1 वर्ष से ज़्यादा का होता है प्लस का केंद्र सरकार का, उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड होती है वो। अगर 1 वर्ष से कम का हो तो हम उसे कहेंगे टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स। पर ध्यान रखें, यहाँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अल्पकालिक जारी नहीं कर सकती, वो नहीं करती है, उसके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है। अल्पकालिक कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं जारी कर सकती, वो केवल दीर्घकालिक जारी कर सकती है, लॉन्ग टर्म। उसको क्या कहा जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एसडीएल है, वो स्टेट डेवलपमेंट लोन, यानी राज्य विकास के लिए ऋण चाहिए, हमेशा वो लॉन्ग टर्म होता है। स्टेट कभी भी शॉर्ट टर्म कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी नहीं करती। तो यही होती है सरकारी प्रतिभूति। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो बैंक हो गया, चाहे वित्तीय संस्थान हो गया, चाहे प्राथमिक डीलर हो गया, कॉरपोरेट संस्था हो गया, व्यक्ति और विदेशी निवेश, सभी के लिए ये उपलब्ध होते हैं, ठीक। तो अगर हम विदेशी संस्थागत निवेश की बात करें तो भारत के बाहर स्थापित या निगमित संस्था जो भारत के प्रतिभूति में निवेश करती है वही होती है विदेशी संस्थागत निवेशक। वे सेबी विनिमय 1995 की धारा 2F के अनुसार, यानी किसके तहत, तो सेबी विनिमय 1995 के तहत जो है ये पंजीकृत है भारत में। एफआईआई को नई प्रतिभूति में निवेश करने या पहले से जारी प्रतिभूति में व्यापार करने की अनुमति है, ठीक है। तो अगर वो बात करें तो किस किस में निवेश करता है, तो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही नहीं बल्कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, वारंट सहित प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में, ठीक है।
म्यूचुअल फंड में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ यानी जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लॉन्ग टर्म कहते हैं, जिसे बॉन्ड भी कहते हैं। भारतीय कंपनियों के वाणिज्यिक वो पत्र में यानी कमर्शियल बिल, सुरक्षा रसीद, डिपॉजिटरी रसीद, यानी वो सभी में निवेश कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन दूसरा क्या था कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक। हम समझ गए कि विदेशी संस्थागत निवेशक क्या है, जो भारत से बाहर स्थापित कोई कंपनी हो और भारत में निवेश करना चाहता हो। सरकारी प्रतिभूति समझ गए कि दो होती है, एक सेंटर और एक स्टेट। सेंटर दोनों जारी करता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जबकि स्टेट केवल शॉर्ट टर्म जारी कर सकती है, लॉन्ग टर्म जारी कर सकती है, और उसका नाम है स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDL, राज्य विकास ऋण। ठीक, तीसरे देखें तो भारत में तीसरा ऑप्शन, भारत में जो है शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। अब ऋणों के लिए, ऋण का लेन देन के लिए, ये सब व्यापार करने के लिए एक मान लेते हैं मोटा मोटी व्यापारिक मंच, तो ऑब्वियसली अब जो जैसे NSE है मान लेते हैं और BSE है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब कोई ना कोई तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म प्रदान कर ही देगा व्यापार के लिए। तो ये तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का हर टर्म इकोनॉमी में आप नहीं पढ़ सकते। जो आपने पढ़ा है उसी के बैकग्राउंड से एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। सो बात वही हो गई कि शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल से कर सकते हैं, कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म प्रदान कर ही देगा। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भारत में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए, डेब्ट के लिए, यानी अगर आपको ऋण लेना है या ऋण देना है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। क्यों, अब देखते हैं। जैसे NSE और BSE है तो दोनों डेब्ट सेगमेंट चलाते हैं, जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेड होता है। तो उदाहरण की बात करें तो BSE जो है डेब्ट सेगमेंट यानी BSE बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे प्रकार हैं जो देते हैं कि भाई इसके माध्यम से आप ऋण ले सकते हैं या ऋण दे सकते हैं। तो वही मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो ये अब कोई ना कोई ऐसा है कि भाई अगर इन सभी को खरीद फरोख्त करना है तो उसके लिए तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर ही देगा, क्या दिक्कत है। अब जैसे NSE में देखें तो कॉर्पोरेट डेब्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, अब दोनों एक्सचेंज इक्विटी के साथ जो है डेब्ट के लिए अलग प्लेटफॉर्म देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C भी सही है, यानी 3 भी, तो C सही है कि तीनों सही है, 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले आप NBFC समझ गए। NBFC क्या होती है, तो NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वो हो जो RBI के अधिनियम में सूचीबद्ध न हो, ठीक, लिस्टिंग न हो, वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती है। संसद द्वारा पारित किया गया कानून से बनाया गया हो या कार्यकारी आदेश के द्वारा। वो RBI एक्ट 1949 में अधिनियमित नहीं हो, सूचीबद्ध नहीं हो। ठीक, जैसे हम देखे थे वाणिज्य बैंक क्या है, वो सूचीबद्ध होता है, पर ये सूचीबद्ध नहीं होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। फिर हमने समझा चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, इसे डिटेल में आगे देखेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप इंग्लिश जरूर देखें इसके। ठीक, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक हमने देखे, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देख लिए, शेयर बाजार ऋणों के लिए व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं या नहीं, तो शेयर बाजार हमने ऊपर देख चुका है कि क्या होता है, और व्यापारिक मंच तो प्रदान कर ही सकता है। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अब देखिए ये 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ब्रॉड है। ठीक, आप समझिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूति में व्यापार कर सकते हैं। अब कह रहा है बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक। ऑब्वियसली कर सकते हैं, तीनों के तीनों में से कोई ना कोई कर ही सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इन लोगों को अगर प्रतिबंध लगा देंगे व्यापार करने के लिए कि कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे, तो ये बहुत सीमित हो जाएगा। तो फिर इसकी व्यापक वो प्लेटफॉर्म कैसे होगा व्यापार करने के लिए। फिर शेयर मार्केट उस तरीके से वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो बीमा कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होती है, पेंशन निधि भी है, खुदरा निवेशक तो होते ही है। तो और सब हो या नहीं हो, ये तीसरा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सरकार या कोई भी RBI हमेशा खुदरा निवेशक को ध्यान में ही रख करके कोई भी शेयर मार्केट अब ला रही है, शेयर मार्केट में कुछ भी इनिशिएटिव हो। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन D सही है कि तीनों है, यानी बीमा कंपनियां, पेंशन निधि और खुदरा निवेशक तीनों जो है वो कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। अगर बीमा कंपनियों की बात करें तो बीमा कंपनी वे वित्तीय संस्थान है जो व्यक्ति या व्यवसाय को जोखिम से सुरक्षा देने के लिए बीमा पॉलिसी बेचती है और बदले में प्रीमियम वसूलता है, यानी कुछ पेमेंट लेती है वो। मतलब जैसे दुर्घटना हो गया, बीमारी, मृत्यु, आग, चोरी, नुकसान जैसे जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती है बीमा कंपनी। हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो भी तो एक बीमा कंपनी ही है। अब पेंशन निधि बात करें, एम्प्लॉयमेंट फंड यानी पेंशन फंड की बात करें
तो पेंशन निधि एक ऐसा पूंजी संग्रह है, इसमें एक ऐसा कोष है जिसमें पूंजी का संग्रह होता है, जिसमें लोग के कार्यकाल के दौरान जो है, जॉब पीरियड के दौरान नियमित रूप से पैसा जमा होता है और बाद में उनकी वृद्धावस्था यानी रिटायरमेंट में पेंशन या मासिक आय के रूप में दिया जाता है। मीन्स आज पैसा जमा करो, बुढ़ापे में नियमित आय पाओ और मौज करो। अगर देखें खुदरा निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर की, तो मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स जैसे जेरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, एंजल वन, कोटाक, इन सभी के माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं या बैंक के माध्यम से भी करते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल आरडीजी स्कीम के माध्यम से भी करते हैं। यह आम जनता सीधे सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकती है, ये ध्यान रखें। इसे कहते हैं आरडीजी स्कीम, रिटेल डायरेक्ट गवर्नमेंट, वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज से भी अब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये व्यापक कॉन्सेप्ट है कि भाई इसमें कौन कौन जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में, तो तीनों में से आराम से तीनों कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो हमने इसमें क्या देखा, बीमा कंपनी समझ गए, पेंशन निधि समझ गए, खुदरा निवेशक समझ गए, सरकारी प्रतिभूति हमने पहले भी देख लिया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होती है, तो कोई प्राइवेट कंपनी द्वारा जो जारी किया जाता है बॉन्ड, तो वो होती है। अब कैसे निवेश करते हैं इसमें, तो हमने बार बार ये समझ रहे कि जैसे मान लेते हैं ये कोई कंपनी है, अब ये कोई इन्वेस्टर है, इसने क्या किया, कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया, CB कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसके बदले में ये क्या करेगा, इसे इन्वेस्ट करेगा इसमें। ठीक, तो फिर कंपनी क्या करेगा, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया ही, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अलावा जो है ये IR देगा, इंटरेस्ट तय के हिसाब से देगा, तो IR देगा। तो हर महीने या हर साल IR देता रहेगा। जब परिपक्व अवधि हो जाएगी तो इन्वेस्टर जो है ये CB को है, इसको लौटा देगा, तो इसका मूल पैसा जो ये लिया था वो वापस कर देगा जितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे ही निवेश होता है। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि कंपनी को पूंजी मिल गया, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करनी हो या कुछ भी कार्य करना हो तो उसमें काम करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा वो। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली। अब पूछ रहा है कि वित्तीय लिखत यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन है इसमें। तो सबसे पहली बात, वित्तीय लिखत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट में उसको यूज किया जाता होगा, लेन देन से संबंधित होगा। तो मोटर वाहन कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो डायरेक्ट आप इसे काट दें बिना ओवर थिंकिंग किए हुए। अब जैसे ही 2 काटे, अब कौन सा बच गया, 1 और 1 3। तो अब इसमें क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में यही हम गलती कर देते हैं कि मुद्रा की अदला बदली होगा या नहीं होगा, इसलिए पहले ही ऑप्शन स्टेटमेंट 1 दे दिया हुआ है कि हाँ मुद्रा की अदला बदली नहीं होगा, ए होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, वकील कतई नहीं बनना है कि हाँ ये होगा नहीं होगा। मोटर वाहन काटे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और क्योंकि ये व्यापक पूछ रहा है कि भाई वित्तीय लिखत यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है मुद्रा की अदला बदली भी एक वित्तीय लिखत हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये दोनों आसानी से हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। बाकी हम देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर ये क्या होता है। पर ध्यान रखिए ये एक व्यापक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वित्तीय लिखत कौन है, तो जैसे ही मोटर वाहन काट दिया आराम से ये दोनों हो सकता है। अब जैसे देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, तो वे परिसंपत्तियाँ जिनका व्यापार किया जा सकता है, जो मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य का। अभी जैसे प्रकार में देखें तो इक्विटी उपकरण हो गया, जैसे स्टॉक, शेयर, किसी कंपनी के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व। फिर ऋण उपकरण क्या है, अब जैसे स्टॉक या शेयर जो है वो क्या करते हैं, किसी कंपनी के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋण उपकरण तो बॉन्ड हो गए, ऋण जो निवेशक द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऋण को दर्शाते हैं। फिर डेरिवेटिव्स हो गए, विकल्प हो गए, वायदा। फिर हाइब्रिड उपकरण हो गए, परिवर्तनीय बॉन्ड, बहुत सारे हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ETF भी हो जाएगा, मुद्रा की अदला बदली, बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं ETF क्या होता है। तो ETF जो होता है एक पैकेट है, मतलब एक बास्केट की तरह है ये। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये बास्केट है। अब इसमें किसी कंपनी का, A कंपनी का शेयर है, B कंपनी का शेयर है, C का शेयर है, कुछ और D का शेयर है, तो हम आप सभी को एक साथ खरीद सकते हैं। ठीक है, ये पूरी बास्केट। तो वही है कि यह एक पैकेट है जिसमें शेयर, बॉन्ड या सोना भरा होता है, और इस पैकेट को आप शेयर की तरह बाजार से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। क्या है कि मान लेते हैं कि आप 50 शेयर खरीदना चाहते हैं, वो भी अलग अलग कंपनी का, किसी एक ही कंपनी से नहीं, तो वो भी निफ्टी से। मान लेते हैं निफ्टी के 50 कंपनी से आप शेयर खरीदना चाहते हो, जैसे रिलायंस के, TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, HDFC, ICICI, बहुत सारे हो गए जिसको आप अलग अलग शेयर खरीदना चाहते हैं। तो यदि आप अलग अलग खरीदेंगे तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत प्रॉब्लम भी होगी, बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। लेकिन ETF कहता क्या है कि मैं 50 कंपनियों का पूरा पैकेट लेकर आया हूँ,
तुम बस मेरे 1 यूनिट खरीद लो, यानी इसमें जो है 1 से लेकर के 50 कंपनी तक का है, तुम बस ये 1 यूनिट खरीद लो, तुम्हारे पास 50 का शेयर मिल जाएगा, तुम इसमें निवेश करने के लिए योग्य हो। तो ETF के अंदर क्या होता है कि ETF एक डिब्बा है यानी बास्केट है, जिसमें शेयरों का पैकेट, सरकारी बॉन्ड का पैकेट हो सकता है, सोने का पैकेट हो सकता है, गोल्ड ETF मतलब जो वो कागजों पे गोल्ड का व्यापार होता है वो, PSU कंपनियों के पैकेट। अब ये ETF जो है शेयर की तरह क्यों होता है? क्योंकि NSE BSE पर सूचीबद्ध होता है, मोबाइल ऐप से बाई और सेल किया जा सकता है, प्राइस पूरे दिन बदलता रहता है, मतलब म्यूचुअल फंड जैसा भी है और शेयर जैसा भी है ETF। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ध्यान रखें इसका हिंदी कुछ और भी कभी भी कुछ दे सकता है, तो जब भी इस तरीके का हो आप इकोनॉमिक्स और साइंस टेक वगैरह इंग्लिश जरूर देखें, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, ठीक। अब मुद्रा की अदला बदली, तो देखते हैं आप करेंसी स्वैप तो जानते कि मार्केट में क्या करते हैं। मुद्रा की अदला बदली का मतलब है जैसे अब मान लेते हैं इंडिया और यहाँ UAE, दोनों में व्यापार हुआ, तो इंडिया क्या करेगा, इसको UAE के जो पेमेंट है उसमें पेमेंट करेगा रुपए में, पर वो ट्रांसफ़र होकर के जो दिहरम है उसका उसमें चला जाएगा, और UAE भी इंडिया के रुपये में पेमेंट करेगा। तो यही है करेंसी स्वैप, मुद्रा की अदला बदली। इसमें बहुत सारे डिटेल, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और भी वो इसके डायमेंशन होते हैं, पर आप इतना बेसिक समझो, इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक।